Hello students, this is Manish. Welcome all of you in online classes of Urmila Devi PG College, Rasar Barod. Right. Today we will see .NET framework. Right. Some people say that .NET is a language, but this is not a language, right? This is a software development component. Is a software component which was developed by Microsoft, right? In 2000. So this is a software component, right? Next, .NET framework provides environment for building deploying and running web services, right? Or other application, right? ये हमारा लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है? कंपोनेंट है जो हमें प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट, ठीक है, डिप्लॉय करने के लिए, बिल्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है, वेब सर्विसेज को यूज करने के लिए, रन करने के लिए, अदर एप्लीकेशंस को चलाने के लिए, ठीक है। ये हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक। कुछ लोग इसे लैंग्वेज करते हैं कि .NET लैंग्वेज, ये लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। .NET की लैंग्वेजेस हैं, क्या क्या हैं? C#, स्पेशली .NET के लिए ही ये डेवलप हुई है, ठीक है। C#, इस पे हम मोर देन 30 लैंग्वेजेस रन करा सकते हैं, ठीक है। C# हो गया, C++, विजुअल बेसिक, ठीक है, मैनी मोर्स, और थर्ड पार्टी लैंग्वेजेस भी रन करा सकते हैं। थर्ड पार्टी क्या है आपकी? कोबोल, पर्ल, पाइथन भी करा सकते हैं। इस समय पाइथन बहुत ही लोग, कई सारी एप्लीकेशंस पाइथन्स में भी इस समय डेवलप हो रही हैं।
इसको बहुत ही अच्छा बता रहे हैं पाइथन को, उसके अलग फीचर्स हैं, उसको भी देखेंगे। फिर ये हमारी थर्ड पार्टी लैंग्वेजेस हैं और ये हमारी डॉटनेट की लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जिनको सपोर्ट्स करता है, ठीक है, डॉटनेट फ्रेमवर्क। तो डॉटनेट फ्रेमवर्क में हमारे CLR होता है, बेस क्लास लाइब्रेरी होती हैं, ठीक, प्लस ये यूज़र और प्रोग्राम इंटरफेस होता है, ठीक है। क्या है? consists of 3 टेक्नोलॉजीज। क्या है वो? पहला है CLR, बेस क्लास और यूजर एंड प्रोग्राम इंटरफेस, राइट। तो इसमें मेन क्या होते हैं डॉटनेट फ्रेमवर्क में? डॉटनेट फ्रेमवर्क में हमारा इन 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। CLR, बेस क्लास, राइट, और यूज़र एंड प्रोग्राम इंटरफेस। बेस क्लास को फ्रेमवर्क ऑफ बेस क्लास, ठीक है, भी कहते हैं। तो ये हमारे में 3 मेजर टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनसे मिलकर हमारा फ्रेमवर्क, डॉटनेट फ्रेमवर्क बना हुआ है। या तो ये कहें कि इन्हीं 3 मेजर टेक्नोलॉजीज़ पे हमारा डॉटनेट फ्रेमवर्क वर्क करता है, ठीक है। ये CLR हमारा जो है मेन, इसका मेन हार्ट बोलते हैं किसका? डॉटनेट फ्रेमवर्क का मेन। सारे इसमें जो वर्किंग है डॉटनेट की स्पेशलिटी है वही CLR में ही है, ठीक है। यही इसको स्पेशल बनाता है डॉटनेट फ्रेमवर्क को, राइट। तो डॉटनेट फ्रेमवर्क इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट विच वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 2000। ये हमारा लैंग्वेज नहीं, कंपोनेंट है, टूल्स है। डॉटनेट फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ एनवायरनमेंट फॉर बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग रनिंग वेब सर्विसेज और अदर एप्लीकेशन। ये हमें एक एनवायरनमेंट देता है, जानते ही हैं हम, और जिस पर हम सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है, वेब सर्विसेज रन कर सकते हैं और अदर एप्लीकेशन को भी चला सकते हैं, ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ 3 टेक्नोलॉजीज। इनको 1 बाय 1 हम लोग अभी डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें कई सारी लैंग्वेजेस ये सपोर्ट करता है डॉटनेट, ठीक। C# बेसिकली डॉटनेट फ्रेमवर्क के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग ही डेवलप किया गया है, राइट, जिसमें वो इजीली इफिशिएंटली वर्क कर सके,
रन कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो और अदर लैंग्वेज हैं वो रन नहीं कर सकती, मगर कई सारे फीचर्स, कई सारे प्रॉपर्टीज .NET के हम इजीली C# में यूज कर सकते हैं। ये मतलब है इसमें डेवलप होने का, कि C# लैंग्वेज को अगर करते हैं तो कई सारी हमारी .NET फ्रेमवर्क की जो फाइल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, फीचर्स हैं, उनको इजीली हम इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो उसी के अकॉर्डिंग बनाया ही गया है, .NET के अकॉर्डिंग, ठीक है। C# को चला तो और भी सकते हैं, C++, विजुअल बेसिक्स अलग से भी चला सकते हैं, पाइथन, पर्ल, कोबोल, ठीक है। इसमें वेब सर्विसेज मेन प्रोग्रामिंग में विंडोज एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, राइट। इन्हीं को मेन दो डेवलप करते हैं, करते तो और भी हैं, सर्विसेज हैं, वेब सर्विसेज, टूल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, DLL हैं, ठीक है। मगर बेसिकली ये दो एप्लीकेशन हम किसी भी लैंग्वेज में डेवलप करते हैं। विंडोज़ सभी एप्लीकेशन में इजीली हो जाता है, मगर प्रॉब्लम्स होती हैं वेब एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें कई सारे अलग अलग टूल्स की, हमें कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है होस्टिंग करने के लिए, ठीक है, और भी सर्विसेज पेमेंट के लिए, ठीक है। तो इजीली ये सारी सर्विसेज हमारी कनेक्टिविटी के लिए डाटाबेस में, तो इजीली ये सारी सर्विसेज जितनी भी वेब एप्लीकेशन के लिए हैं उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। जो भी सर्विसेज वेब डेवलपमेंट के लिए होता है उनको उनके अकॉर्डिंग ही .NET फ्रेमवर्क को डिज़ाइन और डेवलप किया गया, कि इजीली कोई भी प्रोग्रामर एप्लीकेशंस को, वेब एप्लीकेशंस को इजीली से हैंडल कर सके, ठीक है, .NET फ्रेमवर्क पे। तो इन जो हमारे जिन मेन टेक्नोलॉजीज से ये बने हैं .NEट फ्रेमवर्क, CLR फ्रेमवर्क ऑफ बेस क्लासेस, राइट, और यूज़र एंड प्रोग्राम इंटरफेस, इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये हमारा मेन CLR जो है मेन पार्ट है, जो कि इसको .NET को स्पेशल बनाता है, ठीक है। कैसे, उसको थोड़ा डिटेल में आगे देखते हैं। तो इसको हटा देते हैं। तो हमारा .NET क्या है, कंपोनेंट है, ये लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। So now we will see common language runtime, right? Is also known as CLR, right? तो CLR हमें इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है।
लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, मेमोरी आइसोलेशन फॉर एप्लीकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ टाइप सेफ्टी, compilation of IL into native executable code. IL stands for intermediate language, providing metadata, memory management भी करता है, ठीक है, CLR, interoperability with other system, right, managing exceptions and errors, support for tasks such as debugging and profiles, ठीक है। तो इतने काम हमारे CLR प्रोवाइड करता है, ये सर्विसेज, ठीक। लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, जो भी प्रोग्राम है उनको लोड और एग्जीक्यूट करता है, राइट। मेमोरी आइसोलेशन फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के लिए मेमोरी को प्रोवाइड करता है, उनको आइसोलेट करता है उनके डाटा और ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ टाइप्स, टाइप सेफ्टी, मल्टीपल लैंग्वेजेस हम यूज़ कर रहे हैं, अब उनको जो है वेरीफाई करता है कि भाई ये सिंटैक्स, ये CTS हमारा किस लैंग्वेज का है, ठीक है, और उनको बीच में वेरिफिकेशन करता है कि जो भी हमारे कोड है, नेटिव कोड है, जो भी कोड है उनको, उनका क्या उसके अकॉर्डिंग आउटपुट होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या वर्क होगा, राइट। कंपाइलेशन ऑफ इंटरमीडिएट लैंग्वेज IL इनटू अ नेटिव एग्जीक्यूटेबल, हम जानते हैं कि जब भी कोई हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग हम करते हैं तो वो IL में कन्वर्ट होता है, फिर IL से वो किस में जाता है, नेटिव लैंग्वेज में जाता है, जो भी उसका हार्डवेयर का हमारा नेटिव लैंग्वेज है ना। हार्डवेयर भी अलग अलग हमारे होते हैं, हम जानते हैं कि एप्पल का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन अलग है, प्लस जो अदर सिस्टम है उनके अलग हैं, तो उनके जो भी नेटिव हार्डवेयर हैं उनके अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट करता है, राइट। किसको, IL को, इंटरमीडिएट लैंग्वेज को, इंटरमीडिएट लैंग्वेज को, ठीक है। तो हमारा जो भी हाई लेवल में हम लिखते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, हाई लेवल में हमने लिखा तो वो हमारा कन्वर्ट होता है IL में, और फिर IL से जाता है IL में, फिर IL से जाता है किसमें, नेटिव में ना। नेटिव हमारा क्या है, हार्डवेयर सपोर्टिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, डाटा है, लैंग्वेज है, उनके लिए वो कन्वर्ट करता है। तो यही फ्रेमवर्क में ये इसका मेन एडवांटेज है कि जितनी भी लैंग्वेज हैं वो सारी IL में कन्वर्ट होती हैं, और फिर IL से वो, जैसे VB है, VB हो गया, ठीक है, C# हो गया, C++ हो गया, तो जो भी इनकी कोडिंग है वो सबसे पहले किस में आएंगी, IL में आएंगी। फिर IL में आने के बाद वो उनके नेटिव में, मतलब सबका IL इंटरमीडिएट कोड जो है वो सबका सेम होगा, ठीक है।
तो यही इसमें एडवांटेज हो जाता है, जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है इसमें ये इसी चीज़ का एडवांटेज हो जाता है कि एक बार इंटरमीडिएट कोड में आ गया तो फिर उसके बाद नेटिव में तो सभी का सेम ही जाना है, वो किसी भी लैंग्वेज का हो, ठीक है, बस इंटरमीडिएट कोड में आ जाना चाहिए ना। प्रोवाइडिंग मेटा डाटा देता है। मेटा डाटा हमारा क्या होता है, वो कुछ इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन फॉर whom, it gives information for native language, right? मेटा डाटा में इंफॉर्मेशंस होते हैं, उनके मेटा डाटा का नाम, फाइल नेम, राइट, प्लस उनका कल्चर, वर्जन नंबर, असेंबली नेम, ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन होती हैं, असेंबली नेम, कल्चर, ठीक, फाइल नेम, ठीक है। तो ये मेटा डाटा में हमारा ये डिटेल्स होती हैं मेटा डाटा में, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है किसको, नेटिव लैंग्वेज को, नेटिव कोड को। नेटिव क्या है, जो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं उनको कहते हैं, ठीक है ना, वो अलग अलग हो सकते हैं, हार्डवेयर के अकॉर्डिंग ही होता है, तो जब उनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग है तो अलग कोड होंगे उनके रीड और राइट करने के, राइट। अच्छा, फिर मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है CLR, ये हमारा सबसे मेन पार्ट है मेमोरी मैनेजमेंट CLR का है, तो इसमें CTS और CLS भी, मगर मेमोरी मैनेजमेंट ये ऑटोमेटिकली करता है, ठीक है, जैसे और किसी लैंग्वेज में हम देखते हैं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, मगर यहाँ पे क्या, मेमोरी मैनेजमेंट CLR खुद करता है, ठीक है। कैसा मेमोरी मैनेजमेंट, जैसे हम रनिंग कर रहे हैं, अब उसमें उसको ऑब्जेक्ट को मेमोरी स्पेस देना, ठीक है, वो सारे काम किसके, हमारे CLR के, राइट। तो CLR ही हमें मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, उसमें हमें मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, राइट है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, अब उस ऑब्जेक्ट को वो स्पेस क्रिएट करता है, पुराने ऑब्जेक्ट जो हैं, जो लॉन्ग टाइम से यूज़ नहीं हो रहे हैं, उनको नीचे इसमें इसके लिए वो एक क्या यूज़ करता है, हीप, गार्बेज कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो एक हीप यूज करता है जिसमें वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को रखता जाता है, ठीक है। अब जैसे ये है, यहाँ पे हमारे पहले जो ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, इसी तरह दिया हुआ है 4, 5, ठीक है। अब इनको 3 फेज में ये डिवाइड किए रहता है, इसको अभी हम लोग गार्बेज कलेक्शन देखेंगे तो उसमें समझेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करता है कि जो फेज 0 होता है, 0, 1, 2, तो 0 में जो है वो क्या करता है, जो न्यू ऑब्जेक्ट हमारे क्रिएट होते हैं उनको
यहाँ पे क्रिएट करता है, प्लस उसके बाद के जो काफ़ी देर से लॉन्ग टाइम से वो ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहे हैं तो उनको नीचे करता जाता है, राइट, उनको वो नीचे करता जाता है। और अब यहाँ पे मान लीजिए स्पेस नहीं है तो फिर ये इनको नीचे हटाएगा और फिर ये स्पेस भी क्रिएट करेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। गार्बेज कलेक्टर 3 फेज में होते हैं। 0 वाले में सबसे लेटेस्ट जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं वो रखता है CLR, और फिर जो उसके बाद के जो पहले से यूज़ हो रहे हैं ऑब्जेक्ट उनको वो फेज 1 में डाल देता है, और जो उसके पहले काफ़ी ऑब्जेक्ट यूज़ हुए हैं मगर इस समय करेंटली वर्किंग में नहीं है, उसके रूट में नहीं है, तो उसको क्या करेगा, फेज 2 में डाल देगा, ठीक है। और 0 फेज में क्या करता है, जो न्यूली बॉर्न ऑब्जेक्ट हैं उनको रखता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी। कोड की सिक्योरिटी के लिए मैनेज करता है कि वो डाटा उसका सिक्योर रहे, ठीक है, कोड सिक्योर रहे। इंटर ऑपरेबिलिटी विथ अदर सिस्टम के साथ उसमें जो है मैनेज करता है अदर सिस्टम के साथ जो भी लैंग्वेज हैं या सिस्टम हैं। हार्डवेयर है, हार्डवेयर तो सभी में IL से उसके नेटिव में जाना है तो उसके लिए CLR मैनेज करता है, ठीक है। मगर ये बेसिकली हमारा किसके लिए डेवलप्ड है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, राइट। .NET अदर के लिए उनमें अलग से फ्रेमवर्क डाल के उसको स्टार कर देते हैं, ठीक है। मैनेजिंग एक्सेप्शन एंड एरर, जिस तरह से हम लोग जावा और C++ में देखे थे, इनमें भी जो है वो एक्सेप्शंस और एरर को सपोर्ट करता है, ठीक है, मैनेज करता है। सपोर्ट्स फॉर टास्क सच एज डिबगिंग एंड प्रोफाइल, डिबगिंग को भी सपोर्ट करता है। जो भी प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं 2 फेज में इसको करता है, हाई लेवल से IL में लाता है इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट से नेटिव में ले जाता है, ठीक है। ये सारा काम CLR का है। लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, फाइल्स को जो भी क्लास आपने बनाया है, कोड बनाया है, फाइल बनाई है, उनको लोड करता है फिर उसको एग्जीक्यूट। मेमोरी आइसोलेशन फॉर एप्लीकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ टाइप सेफ्टी, कंपाइलेशन ऑफ IL इनटू नेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड, ठीक है। प्रोवाइडिंग मेटा डाटा, मेमोरी मैनेजमेंट, enforcement of security, interoperability with other systems, and managing exception and errors. Supports for tasks such as debugging and profiles, right? तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम हमारा इतने सर्विसेज प्रोवाइड करता है, राइट। और ये हमारे किसके पार्ट हैं, अभी हम लोगों ने देखा था, ये हमारा .NET फ्रेमवर्क के टेक्नोलॉजी है ना। .NET फ्रेमवर्क की 3 मेजर टेक्नोलॉजी से मिलकर बना था .NET फ्रेमवर्क। क्या, CLR बेस क्लास ऑफ फ्रेमवर्क और यूज़र एंड प्रोग्राम इंटरफेस है ना।
तो CLR को कंपोनेंट्स देखते हैं, राइट। This is the component of CLR, right? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो CTS कॉमन टाइप स्पेसिफिकेशन, ठीक है, कॉमन टाइप स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जब सारी लैंग्वेज उनका जो भी लिखने का पैटर्न है ना, अलग अलग होता है। C# में हम जब कोई सेंटेंस कंप्लीट करते हैं तो उसको एंड किससे करते हैं? सेमीकोलन से, राइट। मगर विजुअल बेसिक में हम नहीं लगाते हैं, वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। जब सेंटेंस फिनिश होता है तो C# में क्या लगाते हैं? इसको लगाते हैं, सेमीकोलन। मगर विजुअल बेसिक में एंड ऑफ सेंटेंस स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है ना। सबके अपने अलग अलग सिंटैक्स हैं लिखने के। तो CTS जनरली ये CLR का ही पार्ट है, कंपोनेंट। एक और होता है CLS, राइट। ये CLS जो है सबसेट है किसका? CTS का, कॉमन टाइप स्पेसिफिकेशन का। तो सब इन लोग, इसके अलावा जो है .NET फ्रेमवर्क एक अपना भी स्पेसिफिकेशन रखता है, ठीक है, जिससे ये इन लोगों को, इन लैंग्वेज को अपने स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट कर लेता है CTS में, ठीक। CLS क्या है? CLS कॉमन लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, और ये कॉमन टाइप स्पेसिफिकेशन। कॉमन टाइप .NET पे हम जो है C# में जो है डाटा का कैसे करते हैं? इंट डिक्लेरेशन, इंट x ये किया ना। तो इंट x ये C# में करते हैं, VB में करते हैं डिम इंट
वेरिएबल नेम ना। तो ये डाटा टाइप जो है सी शार्प का है, ये विजुअल बेसिक का है। तो इनका अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, अलग अलग तरीके से किया जाता है। मगर फ्रेमवर्क भी अपना करता है, वो किससे करता है? इंट 32 इंट 64 CLR। ठीक है, ये हमारा कॉमन टाइप स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन अलग अलग डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, लैंग्वेज को। अगर सी का कोड हम लिख रहे हैं तो वो हम उस स्पेसिफिकेशन को वीबी में नहीं यूज कर सकते हैं, ये तो क्लियर है। और वीबी का जो है, जो भी पैटर्न है उसको सी शार्प में नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो इनके लिए एक कॉमन स्पेसिफिकेशन ये खुद ही रखता है। कौन? CLR, राइट। इनको कन्वर्ट करके अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, ये सबसेट होता है किसका? सी लैंग्वेज का। सी टाइप स्पेसिफिकेशन जो है, कॉमन टाइप स्पेसिफिकेशन, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन का सबसेट होता है, सॉरी। ठीक है, तो IL इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ये हमारा इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ये अभी हम लोगों ने देखा था, हाई लेवल से कन्वर्ट करते हैं इंटरमीडिएट में, फिर इंटरमीडिएट से इसमें आता है हाई लेवल लैंग्वेज से इंटरमीडिएट, और फिर इंटरमीडिएट से नेटिव, राइट। तो ये हमारा सारे कोड जो है इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। 2 फेज में ट्रांसलेशन या कन्वर्जन होता है। ठीक है, CLR में एक होता है हाई लेवल से इंटरमीडिएट, दूसरा इंटरमीडिएट से नेटिव में, राइट। एग्जीक्यूशन सपोर्ट फंक्शंस, जो भी फंक्शन है उनका एग्जीक्यूशन करता है CLR। ठीक है, सिक्योरिटी कोड को प्रोवाइड करता है, उसकी गलत जो भी ट्रांसलेशन है वो नहीं हो सकती है उसमें। ठीक है, जो भी ट्रांसलेशन हो रहा है हाई टू इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट टू नेटिव, इन सब में सिक्योर, राइट, ट्रांसलेशन सिक्योर रहता है। गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज कलेक्शन अभी हम लोगों ने देखा क्या, हीप में होता है। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट ना, सपोज ये इस तरह से इनका
फेज 0, फेज 1, फेज 2, ठीक है। ये हमारे ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन में यूज हो रहे हैं। ऑब्जेक्ट 5, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 7, राइट। इस तरह से यूज हो रहे हैं। अब इसमें जो है जो भी नया ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे जब स्पेस होगी तभी तो आएगा। तो जब स्पेस नहीं होगी तो एक तो है मैनुअली कैशे वगैरह जो भी है रिलीज करते रहें, मगर वो जो मैनुअली करते हैं उसमें एरर आ सकती है। तो गार्बेज कलेक्शन जो है हमारा वो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। क्या? ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट जो कि अपने से ही जब उसमें स्पेस कम हो रही है तो नए ऑब्जेक्ट के लिए वो स्पेस क्रिएट करता रहता है, ठीक है। जब यहाँ पे स्पेस फेज 0 में कम हो गया, नया ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो क्या करेगा? ऊपर वाले को फेज 1 में भेज देगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये सपोज हमारे ऑब्जेक्ट हैं। अब ये ऊपर वाला फेज 0 हमारा फ्री हो गया न्यू ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक। और इनके बीच में 2 फेज और 0 के बीच में 1 इंटरफेस का कार्य करता है, ठीक है। गार्बेज कलेक्शन में ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है, ठीक। अच्छा, फिर क्लास लोडर जो भी हमारी क्लास है उनको लोड करता है एग्जीक्यूशन के लिए, कंपाइल करने के लिए, ठीक है। ये सारे कार्य क्लास CLR के ही है। मेमोरी में लेआउट प्रोवाइड करता है, उसको मैनेज करता है, ठीक। तो ये सारे कार्य हमारे कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के हैं, ठीक है। ये बिना प्रोग्राम बिना CLR के नहीं चल सकता है, ठीक, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। तो CLR हमारे मशीन के लिए बहुत ज़रूरी है अगर इसको एग्जीक्यूट करना है, या .NET के लिए वो सबसे मेन सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करता है? फ्रेमवर्क
.NET फ्रेमवर्क बेस्ड क्लासेस, राइट। फ्रेमवर्क बेस्ड क्लासेस हमारे दो तरीके के, क्या, यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड, ठीक है। इट सप्लाइज द लाइब्रेरी ऑफ बेस क्लासेस दैट वी कैन यूज टू इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन क्विकली, ठीक है। एप्लीकेशन को यूज करने के लिए हम ये कई सारी बेस क्लास, कई सारी लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करता है, राइट। सिस्टम नेम स्पेस में हमें सारी मिलती है, ठीक है। बहुत बड़ी इसमें क्लास लाइब्रेरी है जिसमें ड्राइंग के लिए, डाटा कनेक्शन के लिए, प्लस विंडोज़ मैसेजिंग के लिए, ठीक है, स्ट्रिंग्स के लिए, एरे के लिए, कई सारी इसमें क्लासेस दे रखी हुई हैं। नेम स्पेस सिस्टम में सब दे रखा हुआ है जिसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको इंस्टेंशिएट करके या उनको इनहेरिट करके, राइट। इनहेरिट्स या इंस्टेंशिएट करके, राइट। तो ये हमारा बेसिकली दो तरीके के होते हैं, क्या, यूजर डिफाइंड और दूसरा क्या है, प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड में क्या कहते हैं उसको, नेम स्पेस, ठीक है। और यूजर डिफाइंड को क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड को बोलते हैं DLL या EXE, राइट, डाटा लिंक लाइब्रेरी। ठीक है। EXE क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये हम जानते ही हैं। तो प्री डिफाइंड जो होते हैं बेस क्लास हमारे, उनको वो कहाँ में मिलेंगे, नेम स्पेस सिस्टम में, ठीक है, या उनको नेम स्पेस भी कहते हैं ना। नेम स्पेस हमारा क्या है, हम जानते हैं, कलेक्शन ऑफ क्लासेस, राइट। कलेक्शन ऑफ क्लासेस है हमारा नेम स्पेस। अच्छा, इसके क्या एग्जांपल है, सिस्टम, राइट। DLL और EXE हमारा क्या होता है, DLL जो है बनी हुई हमारी कोड की लिस्ट होती हैं जिनको हम एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। मगर इसमें EXE और DLL में क्या डिफरेंस होता है, DLL में मेन नहीं होता है, राइट, इट इज विदाउट मेन। EXE में कंटेन्स मेन, ठीक है। EXE को हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट करा सकते हैं ना, बट वी कैन नॉट एग्जीक्यूट DLL डायरेक्टली, राइट। DLL का यूज करते हैं कि इसको हमने पर्टिकुलर कोड को यूज करने के लिए, जिनका हमें यूज हो रहा है,
तो उसको हमने DLL बना के रख लिया हुआ है, फाइल ट्रांसफर, सपोज दैट है PDF टू वर्ड या एक्सेल टू वर्ड। उसका जो ट्रांसफ़र है उसके लिए हमने कोड बना के उसका DLL बना के रख लिया हुआ है, ठीक है। अब उस DLL को हम यूज़ कर लेंगे अपनी एप्लीकेशन में, ठीक है। अच्छा, एक और डिफरेंस होता है DLL में कि DLL को हम वी कैन नॉट ओपन इट, ठीक है। DLL फिर ओपन नहीं होता है, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में वो रखा होता है, मगर इसको यूज़ करते हैं कब, जब हम इसको अपने से यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। अपने से एग्जीक्यूट केवल EXE ही करता है, राइट, क्योंकि इसके अंदर मेन होता है, इसमें मेन नहीं होता है, ठीक। सिस्टम में हमारे कई सारे क्लासेस होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, बहुत सारी होती हैं। विंडोज़ मैसेजिंग के लिए होती हैं, ठीक है, ड्राइंग के लिए होती हैं, ठीक है, डाटाबेस कनेक्शन के लिए होती हैं, स्ट्रिंग्स के लिए होती हैं, मैनी मोड्स, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो बेस क्लास में टूल्स, कंपोनेंट अलग अलग हमें यूज़ करने उनके लिए होती हैं। तो फ्रेमवर्क बेस्ड क्लास हमारे दो तरीके के होते हैं, कौन कौन, प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड जो होते हैं वो DLL और EXE ना। तो DLL हमारे जो हैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उनको हम ओपन नहीं कर सकते, ठीक। कोड को हमने रन करके कंपाइल करके रख लिया हुआ होता है, ठीक है, और उसको अपने कोड के साथ, अपने एप्लीकेशन के साथ उसको अटैच कर देते हैं, राइट। तो वो फिर वर्किंग करने लगता है जिसके लिए वो DLL बना हुआ है, राइट। EXE में भी सेम ऐसे ही करते हैं हम लोग, मगर EXE में और DLL में मेन फ़र्क ये होता है जो बताया कि EXE में मेन होता है, तो मेन होने की वजह से वो इंडिविजुअली रन कर सकता है ना, इंडिविजुअली EXE रन कर सकता है। बट DLL जो है इंडिविजुअली रन नहीं करता है ना, इसके लिए हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा कोड में, ठीक है। तो इसको हम ओपन भी नहीं कर सकते हैं, EXE को कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेम, ये आपका जो है फ्रेम प्री डिफाइंड जो होता है, इनको नेम स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल सिस्टम है। तो फ्रेमवर्क के हमारे .NET फ्रेमवर्क की 3 टेक्नोलॉजी क्या क्या, CLR, फ्रेमवर्क बेस क्लास, दूसरा क्या है, यूज़र एंड प्रोग्राम इंटरफेस ना। तो ये फ्रेमवर्क हो गया, अब बेस क्लास हो गया। अब देखते हैं यूज़र एंड प्रोग्राम इंटरफेस।
ये हमारे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, राइट। बेस क्लास लाइब्रेरी, CLR and operating system, (32-bit) और ठीक है। ये हमारी लैंग्वेज है वेब या विंडोज़ बेस्ड, ठीक है, जो भी हम एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। प्लस ADO.NET, ADO.NET हमको क्या प्रोवाइड करता है? कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है ना। ये हमको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, यूजर टू बैकएंड। बैकएंड में हमारा कुछ भी है, SQL है, डाटाबेस है, ओरेकल है, ठीक है। अच्छा, BCL स्टैंड्स फॉर बेस क्लास लाइब्रेरी। CLR अभी हम लोगों ने देखा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ना। तो हम इसी के थ्रू यूजर हमारा इसके थ्रू इंटरेक्ट करता है, राइट। और एक प्रोग्राम इंटरफेस ये हमें IDE प्रोवाइड करता है, राइट। तो बेस क्लास ADO हमारा जो है क्या करता है? यूजर को डाटाबेस से कनेक्ट करता है, प्रोवाइड करता है, इसके लिए क्लासेस देता है, ठीक है। हम किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं, C लैंग्वेज के थ्रू, C या C# या VB, वेब या विंडोज़, राइट। तो ये हमारा यूजर प्रोग्राम इंटरफेस, ठीक है। ADO.NET यूजर को डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। बेस क्लास अभी हम लोगों ने देखा, यूजर डिफाइंड और प्रीडिफाइंड। CLR मेन पार्ट हमारा यही है, यही इसका सोल और हार्ट है .NET फ्रेमवर्क का, ठीक है, यही ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। तो .NET फ्रेमवर्क 3 कैटेगरीज में
3 टेक्नोलॉजी से मिलकर बनी है, राइट। क्या है? पहली क्या थी? CLR, दूसरी बेस क्लास, थर्ड वन यूजर एंड प्रोग्राम इंटरफेस, राइट। क्या है हमारे? दीज आर 3 मेन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जो डॉटनेट फ्रेमवर्क को सपोर्ट करती हैं या डॉटनेट फ्रेमवर्क जिन पर डिपेंड करता है, राइट। विदाउट CLR हम कोई भी प्रोग्राम नहीं रन कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। After that, we will take some programs and topics. Thank you, all of you.